Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. My name is Muhammad Irfan Anwar, your chemistry teacher, and today I will discuss the test number 1 of UHS topic 1, Fundamental Principles of Organic Chemistry. So let's move towards the discussion of the test. जी तो डियर स्टूडेंट्स, टेस्ट आपके सामने है। हम अभी उसकी डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि हमारे लेक्चर्स के जितने भी पॉइंट्स थे उनको ध्यान में रखते हुए हम इस टेस्ट को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है आप लोगों के सामने। स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट प्रीफिक्स फॉर द फंक्शनल ग्रुप इन पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक टेबल बना हुआ है, उसमें उन्होंने कुछ फंक्शनल ग्रुप्स लिखे हैं, आगे उनके नाम लिखे हैं। हमने इनकरेक्ट ऑप्शन को देखना है। जैसा कि मेरे पास पहला फंक्शनल ग्रुप अल्फा ऑप्शन में हाइड्रोक्सिल लिखा हुआ है, इन्होंने आईपैक नेमिंग में यही नाम गलत लग रहा है क्योंकि इसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं। और बाकी ऑप्शन साइनो, मर्कैप्टो और एमिनो बिल्कुल ठीक हैं। लिहाजा क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर वेरी सिंपल, अल्फा ऑप्शन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 52 कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाया गया है डियर स्टूडेंट्स, और इसमें आप लोग देख सकते हैं हमारे पास कि उन्होंने इस स्ट्रक्चर में मौजूद डिफरेंट कार्बन एटम्स हैं उनको मार्क किया है और पूछ रहा है कि इनमें से टर्शरी कार्बन कौन सा है। सो टर्शरी कार्बन को हम आइडेंटिफाई करते हैं। अगर मैं ऑप्शन क्यू को देखूं तो ये वो कार्बन है जो कि एक कार्बन से अटैच है, दिस इज प्राइमरी कार्बन। अगर ऑप्शन एक्स को देखूं तो दिस इज सेकेंडरी कार्बन बिकॉज दिस कार्बन इज गोइंग टू बी अटैच विद द टू अदर कार्बन एटम्स, तो सेकेंडरी कार्बन है। मेरा जो आंसर है दैट इज द चार्ली ऑप्शन वाई। Y is a carbon in this molecule which is going to be attached with the 3 other carbon atoms, और ये एक टर्शरी कार्बन है जो उसने पूछा है। तो इस क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर चार्ली है मेरे पास। और फॉर द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यू बेटर नो कि हमारे पास जो Z ऑप्शन है दैट इज क्वाटरनरी कार्बन, जो कि मेरा आंसर नहीं है, लेकिन आपको बता दिया कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी कार्बन क्या होते हैं। बहरहाल मेरे पास क्वेश्चन नंबर जो 52 है उसका आंसर है चार्ली। ओके, आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, हाईलाइट किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर अ फंक्शनल ग्रुप। ओके, डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं। इट सर्व एज अ बेसिस फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, देख लिया। इट सर्व्स टू क्लासिफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू द डिफरेंट क्लासेस। क्लियर? इट इज अ साइट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये तीनों बातें ठीक हैं। अब स्टेटमेंट क्या है, कहता है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द फंक्शनल ग्रुप्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, डेल्टा इज माय आंसर। ये तीनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं। फंक्शनल ग्रुप ही रिएक्टिव साइट होती है, वही फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स जो है वो बिल्कुल ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज organic compounds can only be obtained from the living organisms. My dear students, the very popular theory of the organic compounds which was presented by J. Berzelius and which was rejected by Friedrich Wöhler in 1828, and that theory was the vital force theory. This was the definition of a vital force theory, that organic compounds can only be prepared by the vital force which is present in the living organisms. So my answer is the Charlie option, जो कि vital force theory है। बाकी जो theories हैं वो irrelevant हैं। Lewis theory आप जानते हैं कि that is something else about the structures. Laurie Bronsted जो story है that's about the acids and the bases, protonine। और हमारे पास जो suitable answer है that is Charlie, very simple। Question number 55 की तरफ बढ़ते हैं। Identify the correct statement। Option A, cracking involves chemical breakdown of the long chain hydrocarbons into the smaller molecules only। My dear students, only बोला तो इसका मतलब है कुछ और भी कहेंगे। दिखने में वाजे तौर पे ये थोड़ी वाजे और क्लियर स्टेटमेंट है। बीटा ऑप्शन, reforming involve conversion of the straight chain alkanes into the broad chain alkanes and aromatic hydrocarbons only। तो मेरे पास ये दोनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं। अगर मैं फॉर द टाइमिंग ओनली वर्ड को स्किप करूं और अल्फा और बीटा दोनों ऑप्शंस को मैच करूं तो मेरे पास ये करेक्ट आंसर है। रिफॉर्मिंग इज यूज्ड टू इंक्रीज द ऑक्टेन नंबर एंड दैट ऑक्टेन नंबर इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द चेन्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो मेरे पास ये दोनों ऑप्शन ठीक हैं। चार्ली ऑप्शन मेरा आंसर है। बोथ ए एंड बी उन्होंने ऑप्शन दी है, सो आई एम गोइंग टू आंसर दैट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। ब्रांचिंग टेंड्स टू मेक एन अल्केन मोर डैश एंड दस द बॉइलिंग पॉइंट डैश। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि जब हम किसी भी स्ट्रेट चेन अल्केन की ब्रांचेस बढ़ाते हैं तो हमारे पास ब्रांचेस बढ़ने से जो दो चेन्स हैं उनके दरमियान इंटरेक्शन कम हो जाता है, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वैसे भी कम हो जाती हैं क्योंकि स्ट्रेट चेन का साइज बड़ा होता है, उसकी पोलराइजेशन ज्यादा होती है, जिसकी वजह से लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस का फिनोमिनन डोमिनेट करता है, तो उस वजह से हमारे पास उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। अब वो स्टेटमेंट में यह पूछ रहा है मुझसे कि ब्रांचिंग टेंड्स टू मेक द अल्केन मोर एसिमेट्रिक। यस ऑफ कोर्स, जब मेरे पास ब्रांचेस आ जाएंगी तो जब उसको मैं कट डाउन करूंगा तो मेरे पास वो एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आएगा और ब्रांचेस बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। सो इन तमाम सुटेबल्स ऑप्शंस में मेरे पास आंसर है चार्ली। चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। मेरे पास जो पहली खाली जगह है उसमें एसिमेट्रिक आएगा और दूसरे में डिक्रीज आएगा। आप इसका सोल्यूशन और डिस्कशन देख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, which of the following is incorrect? Name for the derivative of the carboxylic acids. My dear students, हमने लेक्चर में पढ़ा था, जब नोमेनक्लेचर कार्बोक्सिलिक एसिड का पढ़ रहे थे तो हमने डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की थी और उनके नामों की भी बात की थी। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, सो बी वेरी विजिलेंट। उसने कहा कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। हमारे पास जो पहला अल्फा ऑप्शन है दैट इज एसिटाइल क्लोराइड, इसका आईपैक नेम बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, एथेनॉइल क्लोराइड। और मैंने कहा था कि आप लोगों को जब भी नेम्स का पता होगा या क्वेश्चन किया जाएगा तो आपको कॉमन नेम्स प्लस आईपैक नेम्स दोनों का पता होना चाहिए। बी ऑप्शन मिथाइल फॉर्मेट, एग्जैक्टली इसको मिथाइल मैथेनोएट कहते हैं आईपैक में। ये दोनों ऑप्शंस ठीक हैं। चार्ली ऑप्शन वो कह रहा है प्रोपियोनेमाइड और ये इसका गलत नाम ले रहा है, इसको एसेटेमाइड बोलते हैं। सो ये ऑप्शन मुझे गलत लग रही है और यही गलत है, प्रोपेन अमाइड। इसका जो आईपैक नेम है दैट इज एथेन अमाइड और वो देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर करेक्ट करके आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए प्रेजेंट भी किया गया है। सो इस क्वेश्चन का जो रॉन्ग ऑप्शन है, डेफिनेटली जो स्टेटमेंट में क्वेश्चन की ऑप्शन पूछी है इनकरेक्ट, दैट इज चार्ली ऑप्शन इनकरेक्ट। मैं इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज करूंगा तो मेरा सवाल ठीक होगा। सो चार्ली ऑप्शन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट माय डियर स्टूडेंट्स। सॉल्यूशंस आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, द मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ओके कोल, यस दिस इज अ सोर्स। और बीटा ऑप्शन में कह रहा है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, यस ऑफ कोर्स वी आर गेटिंग द ऑल टाइप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which exist in nature, that is from both from coal, petroleum and the natural gas. So delta option is my answer. Minerals में मेरे पास organic sources की बात नहीं करते क्योंकि minerals में हमारे पास inorganic compounds की जो ज्यादा fragmentation है वो पाई जाती है। So delta is my answer. It's very simple और इसकी complete description आपके सामने white board पे है जो आप देख सकते हैं। Question number 59. Identify the incorrect statement about the electrophile. My dear students, you know electrophile क्या होते हैं? Electron lover. आमतौर पे ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज तो सारे की सारे इलेक्ट्रोफाइल्स होते ही हैं, लेकिन न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स भी होते हैं। हर वो यूनिट जिसमें डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पाई जाती है दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। सो टॉक अबाउट दैट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। इट इज अ रिएजेंट व्हिच एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर इन रिएक्शन, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। The name electrophile means electron loving. Exactly, मैंने अभी यही बोला। Charlie, it is denoted by E+. Yes, of course, हम electrophile को जब भी रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो E+ लगाते हैं। तीनों ऑप्शंस ठीक हैं। डेल्टा ऑप्शन देखते हैं, it attacks a region of the low charge density. ये गलत है। हमारे पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, वो वहां पे अटैक करती है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है। सो डेल्टा ऑप्शन इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर डेल्टा है, विच इज अ रॉन्ग ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। Consider the following structure of the haloalkanes. My dear students, nomenclature में आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया था कि जब भी कोई स्ट्रक्चर आता है तो हम जो फंक्शनल ग्रुप है हैलोजन एटम का वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। स्ट्रक्चर आपके सामने है, इसका नाम मैंने बताना है और इसका सोल्यूशन भी आप व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, मैं नंबरिंग स्टार्ट करता हूं क्लोरीन वाली साइड से, तो मेरे पास जो नाम बनता है वो रूल्स सारे ज़हन में रखिएगा। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग ऑल द फंक्शनल ग्रुप्स, स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द साइड फ्रॉम वेयर द फंक्शनल ग्रुप इज क्लोजर, और अगर नाम करना है सब्स्टिट्यूएंट्स का तो उनको हम अल्फाबेटिक ऑर्डर में नाम करेंगे। सो मेरे पास जो नाम बनता है इसका 2,3 डाइब्रोमो 1 क्लोरो 3 मिथाइल
पेंटेन बनता है और ये अल्फा ऑप्शन है। दिस इज माय आंसर, अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर, द सुटेबल मोस्ट एंड द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल अल्काइल फ्री रेडिकल। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक ट्रेंड बताया था लेक्चर में कि मेरे पास जो फ्री रेडिकल्स होते हैं और जो कार्बोकेटाइंस होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बोकेटाइंस, primary carbocations, secondary carbocations and the tertiary carbocations and the free radicals, इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर बिल्कुल सेम होता है। अब उसने हमसे कार्बोकेटाइंस के हवाले से बात की है, तो हम जानते हैं कि टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल एंड प्राइमरी कार्बोकेटाइन इज लीस्ट स्टेबल। तो उसने मुझसे स्टेबल मोस्ट का पूछा है, तो आंसर मेरे पास जो बनता है दैट इज द चार्ली ऑप्शन। और आप देख सकते हैं मैंने क्यों कहा, क्योंकि चार्ली ऑप्शन में मेरे पास टर्शरी कार्बोकेटाइन और टर्शरी फ्री रेडिकल के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए यहां पे टर्शरी फ्री रेडिकल बनाया गया है। सो टर्शरी फ्री रेडिकल इज द मोस्ट स्टेबल वन। मैंने दोनों चीजों को इसलिए साथ में डिस्कस किया कि स्टूडेंट्स के माइंड में कोहेरेंस आ जाए कि फ्री रेडिकल्स और कार्बोकेटाइंस का ट्रेंड सिमिलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजोइल ग्रुप। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने लेक्चर में भी बताया था, अभी मैं ये आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं जो कि रेलेवेंट है। आप देखिए, अगर बेंजीन में से एक H रिमूव हो यानी C6H5, इसको बोलते हैं फिनाइल रेडिकल। अगर टोलुइन यानी मिथाइल बेंजीन में से एक H रिमूव हो तो इसको हम बोलते हैं बेंजोइल रेडिकल, बेंजोइल। ओके स्टूडेंट्स, और अगर हमारे पास टोलुइन में से दो H को रिमूव कर दिया जाए तो दैट इज कॉल्ड एज बेंजोइल रेडिकल। और अगर टोलुइन में से तीन के तीन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए तो दिस इज कॉल्ड एज बेंजो। उसने पूछा बेंजोइल, तो माय डियर स्टूडेंट्स बेंजोइल का जो स्ट्रक्चर होता है वो आप ये देख सकते हैं। बेंजोइल का जो स्ट्रक्चर है दैट इज दिस वन, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द बेंजोइल। सो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा कौन सा क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गोइंग टू चूज द ऑप्शन, तो ऑप्शन आपके सामने आएगी अल्फा ऑप्शन, क्योंकि उसने मुझसे पूछा था कि बेंजोइल ग्रुप कौन सा है। C6H5, मैंने उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है C6H5 और साथ में C डबल बॉन्ड हो कार्बोनाइल कार्बन अटैच है। सो दिस इज बेंजोइल ग्रुप, इट्स वेरी सिंपल। और टेबल भी फॉर योर इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग यहां पे मैंने ड्रॉ कर दिया है, आप स्ट्रक्चर में यहां पे भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी इन द पॉलीफंक्शनल ग्रुप इज। हमने जाना था कि जब हम नोमेनक्लेचर पढ़ रहे होते हैं या रिएक्टिविटी पढ़ रहे होते हैं फंक्शनल ग्रुप्स की, जिसकी बेस पे हमने नंबरिंग करनी होती है और क्लास यानी फैमिली असाइन करनी होती है किसी भी कंपाउंड को, तो उसमें हम प्रायोरिटी देखते हैं कि किसकी क्या है। आप देख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स एग्जैक्टली ये सबसे पहले आते हैं, देन आफ्टर दैट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एंड एल्कोहल्स। एग्जैक्टली दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द प्रायोरिटी ऑर्डर। हमने पढ़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बाद साइनो ग्रुप आता है, फिर एल्डिहाइड ग्रुप आता है, फिर एसाइल ग्रुप आता है, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स OH एल्कोहलिक ग्रुप एंड देन अमाइनो ग्रुप। तो उसके मुताबिक जो ऑप्शंस इसने मुझसे पूछी हैं, मेरे पास अल्फा ऑप्शन है जो कि करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 63 का। सो अल्फा इज द सुटेबल मोस्ट आंसर। अभी तक आप लोग स्टूडेंट्स देख रहे हैं, हमने इतना विजिलेंट रहना है कि हमने कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं उनको भी अपने जहन में रखना है। तो कॉन्सेप्ट की रेपिटेशन के साथ साथ मैं इस टेस्ट डिस्कशन में आप लोगों के लिए इसकी जो मेमोरी ट्रेंड है वो भी बोल रहा हूं, जो कि बहुत जरूरी है, और आप जब भी कोई सवाल करेंगे इन तमाम चीजों को जहन में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। द करेक्ट नेम अकॉर्डिंग टू द IPAC ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर इज। सो
ये स्टूडेंट ये स्ट्रक्चर है, हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, वो हम कर लेंगे। उसके बाद हमने नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है, जिस तरफ रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप पहले मौजूद हो। वी विल मार्क द लोअर लोकेटर नंबर टू द OH ग्रुप। उसको ध्यान में रखते हुए हमारे पास जो नाम बनता है, इफ यू कुड सी दैट, तो 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल, 3 मिथाइल या 2 ब्यूटेनॉल कह लें या 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल कह लें। तो मेरे पास माय डियर स्टूडेंट सेल्फ ऑप्शन है। वंस अगेन मैं यहां पे आपको एक बात बता दूं, इन चॉइसेस में माइट पॉसिबल आपका नाम 2 ऑप्शंस में बिल्कुल सेम हो, फिर वहां पे आपने देखना है कि कोमा कहां पे आ रहा है, हाइफन की गलती तो नहीं है, स्पेस तो नहीं दे दी गई। तो वो जो तमाम रूल्स मैंने जस्टिफाई किए थे इन द लेक्चर, वो आपने ध्यान में रखने हैं। उन तमाम चीजों को जहन में रखते हुए मेरे पास अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट मोस्ट एंड द करेक्ट ऑप्शन। Question number 65. Which of the following is a strong electrophile? Well, my dear students, it's a beautiful question. और यहां पे मैंने आपको जो है एक ट्रेंड बताया था कि हम देखेंगे कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इन नेचर और किसकी टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। तो जो टेबल दिया गया है, जो ऑप्शंस दी गई हैं, क्लोराइड नेगेटिव अल्फा ऑप्शन तो है ही न्यूक्लियोफाइल की, बीटा ऑप्शन Cl पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम उस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाए और पॉजिटिव चार्ज आ जाए, वो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होता है। बाकी ऑप्शंस को अगर देखते हैं तो इनमें से सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल है ही एक, एंड दैट इज बीटा ऑप्शन। तो ये मेरा आंसर है, बाकियों का बिल्कुल इररेलेवेंट कनेक्शन है, दे आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल्स। एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा यही इलेक्ट्रोफाइल है, बीटा ऑप्शन जो आपके सामने है। Question number 66 है, the IPAC name of the structure is given in front of you, my dear students, for your convenience। आप देखें मैंने एक सॉल्व किया हुआ है, पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ, आप देख सकते हैं आपके सामने है। तो उस स्ट्रक्चर को जब मैंने ओपन किया है, जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो मैंने सिखाया था आप लोगों को लेक्चर में कि किस तरह स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, हमने किस तरह स्केलेटन ड्रॉ करना है, तो वो आपके सामने आता है। तो इसका जो नाम बनेगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप देख सकते हैं 1 2 3 4 और अपवर्ड इथाइल ग्रुप की तरफ नंबरिंग करेंगे। सो माय आंसर विल बी द 2 2 4 ट्राइमीथाइल हेक्सेन। यहां पे आपकी ये प्रैक्टिस काम में आई कि जरूरी नहीं कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमेशा स्ट्रेट ही हो, आपको जो भी स्ट्रक्चर दिया जाएगा आप पहले उसे एक्सपोज करेंगे, फिर आप उसकी नंबरिंग करेंगे। बिल्कुल रिलैक्स मैनेजमेंट, यू डज नॉट मैटर अबाउट कि आप लोग नंबरिंग जब कर रहे हैं तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिस्टर्ब हरगिज नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। तो ये सिंपल प्रैक्टिसेस हैं जो आप लोगों को लेक्चर में करवा दी गई थी। चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ग्लूकोज ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बीटा ऑप्शन अमोनियम साइनेट। डियर स्टूडेंट्स, यू नो फ्रेडरिक वुलर ने जब एक्सीडेंटली यूरिया को डिस्कवर किया था 1828 में और वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया था, तो वो बेसिकली अमोनियम साइनेट बनाना चाह रहा था जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑटोमेटिकली हीट की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो गया था यूरिया में। तो यहां पे उसने इस कॉन्सेप्ट को यूज करके पूछा है कि अमोनियम साइनेट ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है। डेफिनेटली अमोनियम साइनेट इनऑर्गेनिक है। अगर अमोनियम साइनेट बन जाता तो हम कहते कि भाई वाइटल फोर्स थ्योरी करेक्ट है क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड तो लैब में नहीं बन सकता, लेकिन अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो नहीं बना लैब में। ठीक है, तो उसके बाद यूरिया बनने की वजह से वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया गया। आई एम रिपीटिंग द होल स्टोरी फॉर यू पीपल सो दैट यू कैन अल्टीमेटली अंडरस्टैंड द ओरिजिनल स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 68 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, इज एन एलिसाइक्लिक कंपाउंड। नेफ्थलीन एरोमेटिक है, हम जानते हैं, 2 फ्यूज्ड रिंग्स है, दैट इज द नेफ्थलीन स्ट्रक्चर। बीटा ऑप्शन साइक्लोहेक्सीन। एग्जैक्टली, हमने कहा था कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें 3 से ज्यादा कार्बन एटम का रिंग पाया जाए। डेफिनेटली मिनिमम में द स्मॉलेस्ट रिंग जो वो 3 कार्बन का होगा और उनमें से कोई भी बेंजीन से मिलता हुआ ना हो। बेंजीन के स्ट्रक्चर के अलावा जितने भी रिंग्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के होमोसाइक्लिक के पाए जाते हैं, दे आर एलिसाइक्लिक इन नेचर। सो मेरे पास बीटा ऑप्शन साइक्लोहेक्सीन है और बाकियों के स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आपके सामने सॉल्यूशन में मौजूद है, ड्रॉ कर दिए गए हैं। नेफ्थलीन का भी स्ट्रक्चर और इसके अलावा नियो पेंटेन का भी स्ट्रक्चर और पायरिडीन का भी स्ट्रक्चर। क्वेश्चन था कि एलिसाइक्लिक कौन सा है, तो
तो बीटा इज माई आंसर, बीटा इज माई आंसर साइक्लोहेक्सीन। क्वेश्चन नंबर 69, कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फार्मूला। नाउ वंस अगेंस्ट ट्रेंड केमिस्ट्री, वो जो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी लिस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे डिस्कस की और मैंने लेक्चर में भी डिस्कस किया था, उसको ध्यान में रखते हुए आपने नेमिंग करनी है। हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एक रिंग के साथ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हों तो हम देखेंगे कि प्रायोरिटी लिस्ट में पहले कौन आता है। जो प्रायोरिटी लिस्ट में पहले आता है उसको नंबर 1 असाइन करेंगे। सो कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम नंबर 1 असाइन करें तो मेरे पास इस कंपाउंड का जो नाम आता है आईपैक रूल्स के मुताबिक, दैट इज द चार्ली ऑप्शन, 2 अमाइनो 3 क्लोरो बेंजोइक एसिड। और इसकी डिस्क्रिप्शन भी आपके सामने सॉल्व कर दी गई है। हमने जब नंबर 1 असाइन कर दिया तो फिर नंबर 2 उसको असाइन करना है। बाकी सब्स्टिट्यूएंट को इस तरह नंबरिंग करनी है कि बाकी सब्स्टिट्यूएंट्स का जो नंबर है वो लोअर लोकेटर नंबर आए। ठीक है, सो ये तमाम बातें जो हम लेक्चर में डिटेल में पढ़ के आए हैं, दैट दे आर गोइंग टू बी रिपीटेड हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपैरेटिवली वीकर न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल्स आपको दे दिए गए हैं, अब वीकर न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा। ये स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि मैंने आपको एक ट्रेंड लिखवाया था लेक्चर में। मैंने कहा था कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितनी ज्यादा किसी यूनिट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, लेकिन उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी। उसने इस चीज को पूछा है कि वीकर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। कुछ भी पूछ ले, वो हमसे स्ट्रॉन्गर पूछ ले। जब मेरे जहन में एक ट्रेंड है जो मैंने आपको सिखा दिया था कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज। तो इन सारी चीजों को जहन में रखते हुए मेरे पास जो स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव डेल्टा ऑप्शन है मेरा आंसर। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, इट्स अ न्यूक्लियोफाइल, इसका साइज भी स्मॉलर है और इसकी बेसिसिटी भी ज्यादा है। सो ये चारों ट्रेंड्स मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स कि एमडी कैट में आपसे इस कॉन्सेप्ट को किसी भी तरह से कोई पूछ ले, यू विल बी एबल टू आंसर दैट। डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 71, ऑल ऑफ द फॉलोइंग शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म एक्सेप्ट। नेगेटिव क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि एंट्रेंस टेस्ट में जो नेगेटिव क्वेश्चन होता है जिसमें एक्सेप्ट या इनकरेक्ट की ऑप्शन आती है, ये बड़े टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आप लोगों को सारी स्टेटमेंट्स सही दी गई होती हैं, आपने गलत को चूज करना होता है। उसकी स्टेटमेंट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म एक्सेप्ट। तो अगर मैं देखूं तो अल्कोहल एंड ईथर्स, यस दे शो द फंक्शनल ग्रुप आइसोमेर ऑफ ईच अदर। अगर इनका मोलेकुलर फार्मूला सेम है और दो स्ट्रक्चर्स में एक अल्कोहलिक ग्रुप है और एक ईथर है तो दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। बीटा ऑप्शन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चार्ली एस्टर्स एंड एसिड एनहाइड्रेट्स, ये बात गलत है। एस्टर्स अगर कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ हों, एस्टर्स अगर कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ हों तो दे शो द फिनोमेनन ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। एसिड एनहाइड्राइड के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। फंक्शनल ग्रुप आप लोगों को पढ़ाए थे, आप लेक्चर के ऊपर फोकस करें, आपको पता लग जाएगा कि एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर क्या होता है और वो किसी भी सूरत में कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ या एस्टर्स के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। और आपकी फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए टेबल में भी डिस्क्रिप्शन दे दी गई है। क्वेश्चन नंबर 72, द सिस आइसोमेरिज्म इज शोन बाय, वेल ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म की बात कर रहा है जिसे हम कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं और इसको हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इज शोन बाय, अगर मैं अल्फा ऑप्शन को देखता हूं तो अच्छा क्वेश्चन ये है कि सिस आइसोमर किस में है। क्वेश्चन ये है कि सिस आइसोमर किस में है। तो अल्फा में तो ट्रांस आइसोमेरिज्म शो हो रहा है, बीटा में तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो ही नहीं हो रहा क्योंकि आइडेंटिकल ग्रुप्स नहीं है एक तरफ। और चार्ली ऑप्शन जो है, यस दैट इज द सिस आइसोमर, दैट इज सिस 2 ब्यूटीन। आप देख सकते हैं कि आइडेंटिकल ग्रुप्स एक तरफ हैं और उनके जो आइडेंटिकल ग्रुप्स के एक साइड में होने की वजह से हमारे पास ये जो पोलैरिटी है वो भी सामने आ रही है। चार्ली इज माय आंसर, सुटेबल मोस्ट आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 72, जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो तमाम कॉन्सेप्ट्स को जहन में रखा करें ताकि उसके मुताबिक आंसर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, फ्री रेडिकल इज नॉन एग्जिस्टिंग, डायमैग्नेटिक नहीं, शॉर्ट लिव्ड,
ये सुटेबल मोस्ट आंसर है। अच्छा, मैंने आप लोगों को जब फ्री रेडिकल बताया था तो मैंने उसके कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी। मैंने कहा था फ्री रेडिकल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, फ्री रेडिकल इज paramagnetic in nature, free radical is highly reactive, and free radical due to the high reactivity is very short lived। तो इनमें से अगर हम सुटेबल मोस्ट आंसर देखें तो चार्ली है। नॉन एग्जिस्टिंग की कोई बात नहीं भाई, फ्री रेडिकल्स बनते हैं और फ्री रेडिकल्स के बनने की वजह से रिएक्शंस भी होते हैं। सो चार्ली इज माय आंसर। और ये जो सारी बातें मैंने बोली थी लेक्चर में, फॉर योर कन्वीनियंस इस पेपर के सोल्यूशन में आप देख सकते हैं, वो भी मैंने लिख भी दी हैं ताकि आप लोग उसको रिवाइज कर सकें, नोटिफाई कर सकें, और अगर इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन है तो आप आंसर कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 74, द करेक्ट टाइपैक नेम ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर इज, फॉलो द रूल्स। हमारे पास गिवन स्ट्रक्चर है, अल्कीन है, we will select that carbon chain as the longest carbon chain which must contain all the double bonds। इसलिए मेरे पास स्ट्रेट चेन आएगी। सॉल्यूशन आपके सामने ड्रॉ है, आपके सामने किया गया है। अगर मैं नंबरिंग करता हूं, अगर तो मेरे पास डबल बॉन्ड इक्वी पोजीशन पे आते हैं तो फिर मैं देखूंगा कि सब्स्टिट्यूएंट किसकी तरफ ज्यादा है, और अगर सब्स्टिट्यूएंट जिस डबल बॉन्ड के पास जो कि दूसरी साइड पे आने वाले डबल बॉन्ड से इक्वी पोजीशन पे है करीब पड़ता है, तो जहां से सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन लोअर है मैं वहां से नंबरिंग करूंगा। सो माय आंसर विल बी द 2-methyl 1,3-butadiene। सो अगर इसको मैं देखूं तो अल्फा इज माय आंसर। सो अल्फा आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 75, the type of isomerism which arises due to the difference in the nature of the carbon chain is called chain isomerism। This is the definition of the chain isomerism। मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया था कि चेन आइसोमेरिज्म हर फंक्शनल ग्रुप में पाया जा सकता है भाई, जिसमें भी चेन लेंथ फर्क होगी। लेकिन इसी कॉन्सेप्ट को रिवर्स करके मैंने एमडी कैट का एक बड़ा अहम क्वेश्चन बोला था कि अल्केन्स जो है, अल्केन्स कोई दूसरा टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शो नहीं करती, सिर्फ चेन आइसोमेरिज्म शो करती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा। बाकी चेन आइसोमेरिज्म डिफरेंट कंपाउंड्स भी शो करते हैं, लेकिन अल्केन्स सिर्फ चेन आइसोमेरिज्म शो करती हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, मैंने बोले फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, सच कंपाउंड्स व्हिच पोसेस द सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला but differ with respect to the position of the identical groups in space are called geometric isomers or the configurational isomers or the cis trans isomers। और डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है ना कि जब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि सिस ट्रांस आइसोमरिज्म अल्केन शो नहीं करते क्योंकि सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल है। अल्काइंस शो नहीं करते क्योंकि ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के पास फिर ऑप्शन ही एक ही बचती है और वो सिस ट्रांस पोजीशन पे नहीं आ सकता। और मैंने आपको एक एडिशनल चीज बताई थी जो कि एमडी कैट में क्वेश्चन की जा सकती है, और वो ये थी कि हमारे पास वो साइक्लिक सब्स्टिट्यूटेड, एलिसाइक्लिक सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड जिनमें 2 यूनिट्स लगे हों वो भी ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ये अहम बात है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास साइक्लोब्यूटेन में सब्स्टिट्यूशन करके 2 हाइड्रोजन एटम्स लगा दिए जाएं और उनकी पोजीशन डाइवर्ट सिस हो जाए या ट्रांस हो जाए, तो चूंकि साइकिल में भी फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होती, इसलिए वहां पे भी ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म की ऑप्शन आ सकती है। सो अल्कीन्स, और अल्कीन्स भी सारी अल्कीन्स नहीं शो करती ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, सिर्फ वो अल्कीन्स ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करेंगी जिसमें डबली बॉन्डेड जो कार्बन होते हैं उनके साथ ग्रुप्स अटैच हों डिफरेंट। अगर आइडेंटिकल ग्रुप, सिमिलर ग्रुप आ जाएंगे तो वो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। ये सारी बातें एमडी कैट में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इनको जहन में रखना है। बहरहाल ये क्वेश्चन नंबर 76 का सिंपल आंसर अल्फा था। क्वेश्चन नंबर 77, Which of the following is not heterocyclic compound? ओके, अगर मैंने पढ़ा होगा, मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में स्ट्रक्चर्स को गौर से देखा होगा और फिर मुझे पता होगा कि हेटेरोसाइक्लिक सिर्फ वो कंपाउंड होता है जिसमें रिंग के अंदर हेटेरोएटम पाया जाए। इसके अलावा अगर रिंग के बाहर भले कितने मर्जी हेटेरोएटम्स लगे हों, उसको हम हेटेरोसाइक्लिक नहीं बोलेंगे। सो इन क्वेश्चंस में हम देखते हैं, पायरोल की बात करते हैं। आपके सामने मैंने स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर दिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं। तो पायरोल का स्ट्रक्चर भी आपके सामने है, दैट इज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हमारे पास फ्यूरेन का स्ट्रक्चर है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। एनिलीन, एमाइनो बेंजीन, रिंग बेंजीन का, बेंजीन रिंग में कोई हेटेरोएटम नहीं है। एनिलीन का जो नाइट्रोजन एटम है वो रिंग से बाहर है, सो दिस इज होमोसाइक्लिक।
This is homocyclic. Aniline is not heterocyclic. This is my answer. Charlie option है. And it's a good question for your understanding. What if I shall add something here in the question? My dear students, ये आपके सामने जो सारे स्ट्रक्चर बनाए गए हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, एमडी कैट का एक बड़ा खूबसूरत सवाल है कि रेजोनेंस कौन शो करेगा, मीजोमेरिज्म कौन शो करेगा। हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगी तो वहां पे रेजोनेंस होगी। अब अगर मैं देखता हूं पायरोल को, अगर मैं देखता हूं फ्यूरेन को, या मैं थायोफीन की बात करता हूं, तो ये तीनों हेट्रोसाइक्लिक तो हैं और इनमें बेंजीन रिंग भी नहीं है, बट दे आर नॉन बेंजीनाइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। दे शो द फिनोमेनन ऑफ रेजोनेंस, क्योंकि इनके जो लॉन पेयर हैं वो रिंग में इन्वॉल्व हैं। तो ये भी याद रखिएगा। बहरहाल अगर हम अपने इस क्वेश्चन की तरफ जाएं सिंपली, तो आंसर टू माय क्वेश्चन वाज द चार्ली ऑप्शन। Question number 78. 2-butanol has correct structure according to the IPAC. तो my dear students, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी भी स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं नाम से, तो पहले हम उसकी चेन को ड्रा करते हैं। आप देख सकते हैं सोल्यूशन में मैंने लिखा हुआ है। तो 2-butanol का जो स्ट्रक्चर मेरे पास आ रहा है दैट इज अल्फा ऑप्शन, वेरी सिंपल ऑप्शन। 2 पोजीशन पे OH ग्रुप मौजूद है जी। क्वेश्चन नंबर 79. मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है जी मैंने। हैविंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यस जरूरी है डबल बॉन्ड हो। डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच्ड विद द कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड, बिल्कुल सही कह रहा है। डबल बॉन्ड इन्वॉल्व्स फ्री रोटेशन, हु सेज ये रॉन्ग है भाई। डबल बॉन्ड में फ्री रोटेशन नहीं होती, तभी तो हमारे पास सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म शो होता है। अगर फ्री रोटेशन पॉसिबल हो जाए जैसा कि अल्केन में है, तो हमारे पास कोई सिस कोई ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। हमारे पास ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कंडीशन लाजमी है कि हमारे पास फ्री रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो, नो फ्री रोटेशन। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट चार्ली है जो कि आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80. कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ एन एल्कोहल। माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि नोमेनक्लेचर में मैंने जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, स्ट्रक्चर की नेमिंग और वो जो तमाम रूल्स तमाम फंक्शन ग्रुप से एसोसिएटेड बताए थे वो किस कदर इंपॉर्टेंट हैं कि उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं। हम इस स्ट्रक्चर को देखने के बाद इसका नाम असाइन करेंगे। सबसे पहले तो मैं लोंगेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करता हूं। ऑफ कोर्स मेरे पास 5 कार्बन की चेन सामने आ रही है। आंसर की एक्सप्लेनेशन में आप देख भी सकते हैं। सो अगर मैं इसकी नंबरिंग स्टार्ट करूंगा तो मैं कहां से करूंगा, जहां पे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हैं? नहीं सर, जब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा लाइक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कि इसमें मौजूद है, तो मैं नंबरिंग उस तरफ से शुरू करूंगा कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप या कोई भी दूसरा फंक्शनल ग्रुप विल गेट द लोअर लोकेटर नंबर। सो इट्स वेरी सिंपल। मेरे पास जो इसका आंसर बनेगा OH की तरफ से नंबरिंग करके 4,4 डाइमिथाइल 2 पेंटेनॉल या पेंटेन 2 ओल। सो अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। आप देख सकते हैं सोल्यूशन, तमाम रूल्स की रिवीजन आपके सामने चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81. Which of the following does not show geometric isomerism? ओके, देखते हैं। Well, my dear students, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को एक बात बताई थी, मैं दोबारा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं, देखते हैं। Well, dear students, मैंने आपको बताया था कि सारी अल्कीन्स जिनमें डबली बॉन्डेड कार्बन होता है, ऑफ कोर्स 2 कार्बन होते हैं, वो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो नहीं करती। मसलन अगर मेरे पास डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ किसी के साथ भी 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स आ जाएं लाइक दिस वन, तो देन यू विल बी अनएबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन के कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है। तो ये मेरे पास ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन उन्होंने यहां पे पूछा है इस स्टेटमेंट में, और वो पूछ रहे हैं मुझे बताएं कि कौन सी अल्कीन ऐसी है जो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगी। तो अल्फा ऑप्शन में मैं देख रहा हूं कि 2 डबली बॉन्डेड कार्बन में से एक डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ 2 सिमिलर एटम या ग्रुप्स अटैच होंगे। तो ब्रोमीन के 2 एटम्स अटैच हैं, तो इट विल नॉट शो द ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। क्लियर? तो अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82. Which of the following is incorrect statement about the class of organic compounds? A option, acyclic है, it is the type of the compound, बिल्कुल ठीक कह रहा है, जो ओपन चेन है। Beta option, alicyclic, it is the type of the homocyclic compounds which contain a ring of only
4 और मोर, यहां पे गलती आ गई। रिंग मिनिमम 3 कार्बन से स्टार्ट हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखते हैं तो मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। ये मेरे पास एक रिंग है, दिस इज साइक्लोप्रोपेन, दिस इज एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो 4 वाली बात की वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। बी वेरी स्मार्ट इन आंसरिंग द क्वेश्चंस। और उन्होंने जो मुझसे ट्रिक किया था उसको मैंने पिकअप कर लिया है, और मैंने कहा कि मेरे पास जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो बीटा है, क्योंकि इसमें उसने वर्ड 4 का बोला है, हालांकि एलिसाइक्लिक कंपाउंड 3 से स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके, the nomenclature, I will select the longest carbon chain which must contain the double bond. ओके, उसके बाद नंबरिंग किस तरफ से, जहां पे डबल बॉन्ड ट्री पड़ता है। सो मैंने इन रूल्स को अपने सामने रखा, और जब मैंने इसकी नेमिंग करने की कोशिश की तो मेरे पास इसका जो नाम बनता है दैट इज 2,5,5 ट्राइमिथाइल 2-हेक्सीन। सो अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। अल्फा ऑप्शन इज द वेरी सिंपल आंसर ऑफ द नोमेनक्लेचर क्वेश्चन। तो 83 में आप अल्फा ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। इसका सोल्यूशन भी आप देख सकते हैं। Question number 84, which of the following cannot show metamerism? What is metamerism? The metamerism is a type of structural isomerism. क्या होता है? जिसमें फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्काइल चेन होती है। दो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें दोनों मॉलिक्यूल्स का मोलेकुलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन अगर अल्काइल चेन लेंथ को देखें तो दोनों मॉलिक्यूल्स में चेन लेंथ डिफरेंट होनी चाहिए। दैट इज मेटामेरिज्म। सो उसने कहा कि कोई नहीं शो कर रहा, तो ऑप्शन ए एथॉक्सी इथेन जो है ये करता है, क्योंकि दोनों तरफ इथाइल चेन्स है। अगर मैं एक तरफ मिथाइल लगा दूं और दूसरी तरफ एन प्रोपाइल चेन लगा दूं तो शो करेगा। बीटा ऑप्शन। ब्यूटेनॉन इज माय आंसर। वाई ब्यूटेनॉन? आप देख सकते हैं सोल्यूशन में, ब्यूटेनॉन को किसी भी तरह से लिखें, उसके जो कीटोनिक ग्रुप है कार्बोनाइल कार्बन है, उसकी एक साइड पे मिथाइल और दूसरी तरफ इथाइल ही आएगा। सो दैट्स द ऑप्शन, द बीटा ऑप्शन। माय आंसर वेरी सिंपल, स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ किए गए हैं जी। क्वेश्चन नंबर 85, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ कीटोन। ओके, स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम। डियर स्टूडेंट्स, उसने वंस अगेन नोमेनक्लेचर को बेस बनाया है। मैंने कहा था कि हम सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विच मस्ट कंटेन ऑल द फंक्शनल ग्रुप, देन वी स्टार्ट नंबरिंग। नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से फंक्शनल ग्रुप विल गेट द लोअर लोकेटर नंबर। बिल्कुल उसी फिनोमेनन को ध्यान में रखेंगे। आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, मेरे वर्ड्स भी बार बार सुन रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। तो मैंने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट किया और नंबरिंग स्टार्ट की कार्बोनाइल कार्बन से। तो मेरे पास जो आंसर आता है दैट इज 3,3 डाइमिथाइल 2-पेंटेनॉन। सो 3,3 डाइमिथाइल 2-पेंटेनॉन, अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। वेल डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज द डिस्कशन ऑफ द टेस्ट 1, जो कि आपके सामने की गई। तमाम सवालों को डिस्कस किया गया। कोशिश की गई है कि इस एक टेस्ट के डिस्कशन में हमारे तमाम लेक्चर की रिवीजन भी हो जाए, विच इज वेरी यूजफुल फॉर यू पीपल। आई होप कि आपको समझ आया होगा, और इंशाल्लाह ताला मजीद अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसकी बेहतरीन तैयारी करेंगे और अच्छा टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज।